गुड आफ्टरनून। तो आपका सब्जेक्ट क्या है पता है? कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, विल स्टार्ट विद द कंपनी अकाउंट्स। बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है, नाम के लिए कंपनी अकाउंट्स है, बट उसके अंदर क्या आता है? इश्यू ऑफ शेयर्स आता है, बाद में प्रेफरेंस शेयर्स का आ जाएगा, डिबेंचर्स का आ जाएगा, बायबैक, ईसॉप, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट कवर्ड है। तो मेनली इसमें जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग किसकी है? शेयर्स की। समझा? शेयर्स की अकाउंटिंग है। तो ऑब्वियसली जो शेयर्स का बेसिक है वो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिक मतलब क्या? ऑब्वियसली मैं लीगल जो इश्यूज है उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। जो अपने अकाउंटिंग के लिए चीज़ें लगती है, जो आपको बेसिक पता होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे और बाद में उसकी एंट्रीज कैसे बनती है वो देख लेंगे। करेक्ट है? क्योंकि एक बार ये कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर दिया तो आगे बहुत सारे कंसेप्ट जो है मतलब वो शेयर्स के ऊपर है, जैसे बायबैक है, ओके, रिडम्पशन है, बाद में वहाँ पे क्या इश्यू ऑफ शेयर्स है, ओके, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये बहुत सारी चीज़ें आगे डिस्कस होने वाली है। राइट शेयर्स है, क्लियर, बोनस शेयर्स है, तो सभी शेयर्स की अकाउंटिंग है। तो शेयर्स के बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? 12th में ये चैप्टर मतलब एटलीस्ट स्टेट बोर्ड जो है महाराष्ट्र, मतलब यहाँ का जो है, तो उसमें 12th में दिया है, बट 12th में क्या होता है? ये डिसोल्यूशन के लिए ऑप्शन में आता है। किसके लिए ऑप्शन में? डिसोल्यूशन के लिए। डिसोल्यूशन ना, करेक्ट है, 12th में। तो डिसोल्यूशन के लिए ऑप्शन के लिए आता है। तो आपके 12th के टीचर ने बोला होता है कि ऑप्शन में आता है तो पढ़ना क्यों? भाई ना, पढ़ा नहीं होता है बहुत से, मतलब कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो 12th में क्या कहा जाता है कि नहीं ये ऑप्शन में है तो पढ़ना क्यों है? और जब प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं हम तो वो टीचर बोलते हैं कि 12th में था तो फिर से क्यों पढ़ना है, उसका बेसिक क्यों पढ़ना है? मतलब वो बेसिक गायब और डायरेक्टली एंट्री स्टार्ट हो जाती है, समझ में कुछ नहीं आता। बहुत सी बार कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। क्योंकि आप देखो, एक क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में बताया जाता है कि दिस इज कॉल्ड अप कैपिटल, दिस इज पेड अप कैपिटल, बट उसका मीनिंग क्लियर ना हो तो उस केस में वहां पे क्वेश्चन समझेगा नहीं, वो क्वेश्चन समझेगा नहीं तो क्या होगा? गलती होगी, गलतियां होगी। समझ में आ गया? इस वजह से वो क्वेश्चन समझने के लिए कुछ वर्ड्स, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि शेयर्स मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, सोल प्रोप्राइटर आपने पढ़ा हुआ है। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि एक ही पर्सन मान लो 1 करोड़ कैपिटल लेके आता है और बिजनेस स्टार्ट करता है। 1 करोड़ हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, बराबर। बट अगर आपको नया या बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो जिसमें कैपिटल की इन्वेस्टमेंट मान लो 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, तो शायद से एक पर्सन से वो पॉसिबल ना हो। आप मुझे बताओ, अगर मैंने आज कहा, यहां पे अगर आज कहा कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हर एक पर्सन को उसमें 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है, बराबर। हम एक बिजनेस स्टार्ट करें, हर एक पर्सन को 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है, कितने लोग रेडी हो जाएंगे? कोई नहीं सर, किसके पास 1 करोड़ है सर? ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए सोचना पड़ता है सर, ऐसा क्या बोलते हो 1 करोड़ डायरेक्टली? ठीक है, तो ऐसे केस में 1 करोड़ पॉसिबल नहीं होगा। बट मैंने आपको क्या बोला, ठीक है हमें बहुत पैसों की जरूरत है, मान लो हमें 10 करोड़ की जरूरत है, लेकिन आपके हिसाब से आप सब्सक्राइब करना, आपको जितना दे सकते हो सब्सक्राइब करना। एक शेयर होगा 100 का, मतलब कैपिटल के छोटे हिस्से बना लेंगे। एक हिस्सा, शेयर मतलब क्या? हिस्सा, बराबर। कैपिटल का एक हिस्सा मतलब क्या? शेयर। तो पूरा कैपिटल कितने का बनाना है? हमें 10 करोड़ की जरूरत है। एक हिस्सा उसका आप ले सकते हो 100 रुपए में। तो अभी आप मुझे बताओ कि मैंने आपको ऑफर रख दी, समझा दी और बोला कि आप कितने शेयर्स लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो। आप कितने शेयर्स ले सकते हो? 100 रुपए का एक है, कितने ले सकते हो? 10 ले सकते हो, ले सकते हैं ना, मतलब समझ में आ गया। अगर मैंने उसे 1 करोड़ का एक हिस्सा बोला तो कोई नहीं ले सकता, उसकी वैल्यू छोटी कर दी, तो उस केस में क्या, ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे और जितने ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना कैपिटल, उतना लाना पॉसिबल हो जाएगा, बराबर। अभी मैं अगली एक बात पूछता हूं आपको कि एक शेयर कितने का है? 100 का है। मैंने बोला एक साथ 100 दे दो, तो उन्होंने क्या बोला? 10 शेयर्स ले लेंगे, मतलब इनका बजट शायद से 1000 रुपए है, 1000 रुपीज है। मैंने क्या बोला कि 100 रुपीज एक साथ नहीं देने, आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 20 रुपए देने। 100 में से 20 दे दो, 2 महीने बाद हम बता देंगे, बाद में आपको 20 देने पर शेयर। तो आप मुझे बताओ आपका बजट कितना है? 1000 है। तो आप क्या सोचोगे कि ज्यादा शेयर्स लिए जाए या नहीं? मतलब एग्जैक्टली आपका डिसीजन क्या होगा? 1000 रुपए आप अभी स्पेंड करना चाहते हो, अभी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या सोचोगे अभी कितने में कितना देना पड़ रहा है? 20। तो 1000 डिवाइड बाई 20, मतलब अभी कितने शेयर्स लिए जाए? 50। जहां पे 10 लेने वाले थे शेयर्स, वहां पे कितने ले जाएंगे? 50। और कंपनी को भी वैसे जरूरत पैसों की कैसे पड़ने वाली है? पार्ट्स में पड़ने वाली है।
आगे समझ में? वैसे भी इमीडिएटली सभी पैसे नहीं लगते, प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, उसके फेजेस होंगे, उसके साथ हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि नहीं, 100 रुपए एक साथ मत दो, पहले 20, बाद में 30, बाद में 25, बाद में 25, ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट कर देंगे। इससे अल्टीमेटली क्या होने वाला है, समझ में आ गया क्या होने वाला है? कि ज्यादा लोग उन शेयर्स को ले पाएंगे और शेयर्स सब्सक्राइब करना आसान हो जाएगा। क्लियर? तो इस वजह से वहां पे क्या किया जाता है, एक शेयर्स की वैल्यू जो है वो एक छोटी अमाउंट रखी जाती है, छोटी अमाउंट रखी जाती है, उसमें भी हम उनको इंस्टॉलमेंट देते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, इस तरह से हम देते हैं। इससे क्या होता है, लोगों को सब्सक्राइब करना या लार्ज पब्लिक से कंट्रीब्यूशन मिलना आसान हो जाता है। क्लियर? तो शेयर्स इज नथिंग बट ये जो पूरा कैपिटल है 10 करोड़ का, उसका एक छोटा हिस्सा, उसका एक छोटा हिस्सा आप लेते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। और ये सभी शेयर्स मिला के क्या बनते हैं, कैपिटल। तो उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। कैपिटल को जब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, शेयर्स। और उसका पैसा हम लेंगे, वो भी आपको चॉइस है, 100 रुपीज एक साथ ले लो या हर इंस्टॉलमेंट में 20 रुपए 30 रुपए ले लो। आपको कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि आपको जो फेस वैल्यू है उसका मिनिमम 5% एप्लीकेशन के टाइम पे लेना है। मतलब अगर 100 रुपीज का शेयर है, अगर 100 रुपीज का शेयर है तो आप एप्लीकेशन के टाइम पे कितना ले सकते हो, मिनिमम 5, बराबर ना? इतना भी चलेगा। और बाद में बाकी इंस्टॉलमेंट में आप पैसे ले लो, 5% मिनिमम लेना चाहिए। समझा? अभी आप देखो, मुझे सबसे पहले बताओ आपको क्या पता है ऑथराइज कैपिटल के बारे में। ये टर्म्स मुझे बताने पड़ते हैं क्योंकि सिंपल बात है, आपका जब प्रॉब्लम आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं और आपको उस वर्ड्स का मीनिंग क्लियरली पता ना हो तो ऑब्वियसली क्वेश्चन समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और क्वेश्चन नहीं ठीक से समझेगा तो आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। सिंपल बात है, तो क्वेश्चन क्लियरली समझना चाहिए जिससे आंसर हम क्लियरली बता सके। सो बोलो मुझे, व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल? ऑथराइज मतलब क्या होता है पता है क्या? हम यहां पे सिंपली कह सकते हैं कैपिटल विच इज परमिटेड और अलाउड बाय ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मतलब आपको कंपनी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। किसके पास से परमिशन लेनी पड़ती है? ROC के पास से। तो ROC को बताना पड़ता है उनके फॉर्म में कि हमें कैपिटल जो है 10 करोड़ चाहिए मिनिमम, तो वो परमिशन देते हैं। परमिशन देने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, जितना आप कैपिटल बढ़ाओगे उतना फीस बढ़ती है, बराबर? तो ये जो होता है ये मैक्सिमम क्या कह सकते हैं, परमिटेड कैपिटल। ये कौन देता है परमिशन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेट होते वक्त रजिस्ट्रेशन होता है। ये होता है आपका ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के बाद में इश्यूड कैपिटल। ये क्या होता है? देखो, मान लो हमने परमिशन ले ली 10 करोड़ की, बट अभी 10 करोड़ की जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों को एडवर्टाइजमेंट करते वक्त बोल सकते हैं हमें 5 करोड़ के शेयर्स इश्यू करने। कितने बोलो सभी लोग? 10 करोड़ की हमने क्या ली, परमिशन। हमने कहा कि हमें आज कितने शेयर्स इश्यू करने हैं, 5 करोड़ के। समझा? तो ऐसे केस में अपने जो परमिशन ली 10 करोड़ की, नॉट नेसेसरी कि 10 करोड़ का 10 करोड़ इश्यू करना चाहिए, उससे कम भी हो सकता है। आप मुझे बताओ, क्या आप 15 करोड़ के शेयर्स इश्यू कर सकते हो? नहीं, बिकॉज मैक्सिमम परमिशन इज ऑफ 10 करोड़। अगर आपको 15 करोड़ का इश्यू करना है तो आप फिर से परमिशन ले लो और ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दो। ऑथराइज कैपिटल बढ़ा सकते हैं, ऑथराइज कैपिटल बढ़ गया तो आप इश्यू भी ज्यादा कर सकते हो। तो इश्यूड कैपिटल जो है, ये जो शेयर्स है इसमें से कितने शेयर्स लोगों को ऑफर किए लेने के लिए, तो कितने ऑफर किए हमने? 5 करोड़, बराबर? 5 करोड़ रुपीज के एक शेयर मान के चलो 100 रुपए का है, तो 5 करोड़ रुपए के 5 करोड़ रुपीज और एक शेयर कितने का है? 100 का। मतलब शेयर्स कितने हो गए नंबर्स में? ये वैल्यू 5 करोड़ है, 100 रुपए का एक है, नंबर्स कितने हो गए? 5 लाख ना। ठीक है, ये हम एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो, इशूड कैपिटल क्या मतलब? कैपिटल और शेयर्स किसको ऑफर किए? ऑफर टू पब्लिक, राइट? इसे हम क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। थर्ड, ऑथराइज के बाद में इशूड हो गया, इशूड के बाद में नेक्स्ट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कैपिटल। ये क्या होता है? ये क्या होता है? हमने लोगों को कहा कि हमें 5 लाख शेयर्स मतलब 5 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचने हैं। आज हम 5 करोड़ के शेयर्स बेचने के लिए रेडी है, आप ले लो, बट नॉट नेसेसरी कि सभी लोग या 5 करोड़ के 5 करोड़
5 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेचे जाए या 5 लाख शेयर्स बेचे जाए। हो सकता है कि लोगों के पास से जो एप्लीकेशन आ गई, आपके पास से आ गई 1000 शेयर्स की, इनके पास से आ गई 10,000 शेयर्स की, इस तरह से मिला के हमने जब काउंट किया तो 4,80,000 शेयर्स के लिए डिमांड है। मतलब लोगों ने एप्लीकेशन कितने शेयर्स परचेस करने के लिए भेजे? 4,80,000 शेयर्स। तो जो लोगों ने एप्लीकेशंस भेजे उसमें कहा कि वी आर इंटरेस्टेड टू टेक, ओके, ये शेयर्स लेने के लिए हम रेडी है, तो वो क्या होते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मतलब ये लोगों ने एक्चुअली सब्सक्राइब किए, लोगों ने एक्चुअली एप्लीकेशन भेजे इसके लिए, तो उसे बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब को मतलब क्या? शेयर्स फॉर विच एप्लीकेशंस क्या हो गए? रिसीव्ड। देखो पहले से मैंने क्या बताया, आपने इन शॉर्ट परमिशन ली, नंबर ऑफ शेयर्स में बात करता हूं, वो बाद में वैल्यूज में लिखा जाता है। नंबर ऑफ शेयर्स में आपने कितने की परमिशन ली? 10 लाख इंटू 100 कितने का है? 10 करोड़, बराबर। लेकिन आपने लोगों को ऑफर दी कि 10 लाख शेयर्स में से आज हमें कितने? 5 लाख ही इशू करना है, ठीक है। तो उसके बाद में लोगों ने जब एप्लीकेशन भेजे तो हमने देखा एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आए? 4,80,000। तो लॉजिकली 4,80,000 शेयर्स ही हम दे सकते हैं ना, अलॉट कर सकते हैं, बराबर। अच्छा, आपने 5 लाख शेयर्स की ऑफर दी थी, लोगों को कहा था हमें 5 लाख बेचने हैं, बट वहां से सामने से एप्लीकेशन जो आ गए वो 6 लाख शेयर्स के लिए आ गए, तो आप कितना दोगे लोगों को? कितने शेयर्स दोगे? हा? कितने? 5 लाख, ठीक है। तो उस केस में कितने दोगे? 5 लाख, क्योंकि जितना आप वहां पे क्या ऑफर करते हो तो उससे ज्यादा आप नहीं दे पाओगे, तो ये याद रखना। तो उस केस में क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा। बाद में 4, ठीक है। आगे कॉल्ड अप। ये क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल। कितना मंगवाया, अमाउंट उनसे कितना हमने डिमांड किया, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का एक शेयर है, हमने बोला ये 4,80,000 शेयर्स लिए हैं जिन्होंने, उनको क्या बोला? ठीक है, 4,80,000 शेयर्स आपने ले लिए। एक साथ आपको पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं, 4 इंस्टॉलमेंट में दे दो। पहला इंस्टॉलमेंट कौन सा होता है? उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्यों एप्लीकेशन मनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये तब पैसा भेजना होता है जब आप एप्लीकेशन भेज रहे हो, उसके साथ ही इतने पैसे भेजने होते हैं, तो उसे कहा जाता है एप्लीकेशन मनी। दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या होता है? अलॉटमेंट मनी। तीसरा इंस्टॉलमेंट होता है फर्स्ट कॉल, और चौथा इंस्टॉलमेंट होता है सेकंड/फाइनल कॉल। ऐसा भी कर सकते हो आप, फर्स्ट कॉल जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वही फाइनल बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है, क्लियर। तो ये आपके चॉइस के हिसाब से, जनरली मैं बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट को नाम क्या है? बोलो, एप्लीकेशन मनी। कब मिलता है ये? एप्लीकेशन जब भेजे ना, लोगों ने कहा कि हमें इतने शेयर चाहिए, उसमें ही उसके साथ, उस एप्लीकेशन के साथ ही वो चेक जो भी प्रोसीजर बताइए वो लगा के भेज देंगे पैसे, क्लियर। सेकंड, उसे क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट। ये कब देने पड़ते हैं? जब ये फाइनल होता है कि आपको इतने शेयर्स मिले, क्योंकि आपने एप्लीकेशन भेजे, उसके आगे क्या होगा? आपके एप्लीकेशन चेक होंगे, चेक होने के बाद में कंफर्म होगा कि आपको कितने शेयर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लोगों ने 6 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो और अपने पास कितने शेयर्स है इशू करने के लिए? 5 लाख है, तो हमें कुछ तो भी रेशियो बनाना पड़ेगा। मतलब जिन्होंने 6 के लिए अप्लाई किया उनको 5 मिलेंगे, मतलब एक पर्सन ने 600 के लिए अप्लाई किया हो तो उनको कितने मिलेंगे? 500। तो कंपनी से लेटर आएगा, लेटर क्या आएगा कि आपने 600 के लिए अप्लाई किया था बट हम आपको कितना दे सकते हैं? 500, क्योंकि शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो गए, लोगों ने ज्यादा एप्लीकेशन भेजे। तो उस वक्त आपको क्लियरली पता चलता है कि एक्चुअली जो शेयर्स हमें मिले हमारे नाम पे कितने मिल रहे हैं? 500। तो उस वक्त आपको बाकी का बचा हुआ पैसा देना पड़ता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, उसे बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो वो जो 100 शेयर्स के लिए आपने एक्स्ट्रा दिए थे उसे एडजस्ट कैसे करना है वो आगे हम देख लेंगे, वो एडजस्टमेंट हम आगे देख लेंगे। बट ये क्या है? ये कॉल्ड अप। अभी कॉल्ड अप के टाइम पे मतलब क्या? अमाउंट विच इज डिमांडेड, क्या की? डिमांडेड फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से जो अमाउंट डिमांड की कि नहीं, ओके, अभी आप जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन मनी आ गया, बाद में उनको अलॉटमेंट का लेटर गया, अलॉटमेंट मनी भी आ गया, बाद में उनको बोला कि फर्स्ट कॉल दे दो, अभी 3 महीने के बाद में जो भी गैप पीरियड है उसके बाद में वहां पे बोल दिया, तो अभी तक उनके पास से कितना पैसा बोला है? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल। मैं जनरली एग्जांपल लेके चलता हूं, हमेशा यही रहेगा एग्जांपल। 20 रुपए का एप्लीकेशन मनी है, 30 रुपए का
अलॉटमेंट है, 20 रुपये फर्स्ट कॉल है और 30 रुपये फाइनल कॉल है। इस तरह से टोटल कितने मिलने वाले? 100। अभी तक हमने क्या बोला है? फर्स्ट कॉल। क्या बोला है? फर्स्ट कॉल। तो कॉल्ड अप कितना है? 70। कॉल्ड अप कितना है? समझा? क्योंकि 20, 30 और 20, 70 रुपीज कॉल्ड अप है। क्लियर? कॉल्ड अप इसे हम बोलेंगे, ये क्या है? कॉल्ड अप। हमने डिमांड किया फर्स्ट कॉल, मतलब अभी तक फर्स्ट कॉल तक हमने बोला है 70 रुपीज पर शेयर। पर शेयर 70 रुपीज बोला है, इंटू जितने शेयर्स लोगों ने लिए, 5 लाख हो सकते हैं, इंटू 4,80,000, जो भी शेयर्स लोगों ने लिए उतने मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा? टोटल कॉल्ड अप। अभी यहां पे एक और कंसेप्ट आता है अनकॉल्ड, बट ये बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये कॉल्ड अप मतलब 70 है, तो अनकॉल्ड कितना है? 30 है। क्लियर? तो इस वजह से अनकॉल्ड एक कंसेप्ट आता है। पांचवा जो आता है, करेक्ट है। हाँ, नहीं, अभी कॉल्ड अप मतलब क्या कि कितना अभी तक बुलाया। कॉल्ड अप मतलब ऐसा नहीं होता कि अभी कितना बुलाया। कॉल्ड अप मतलब शेयर्स में से कितना अमाउंट हमने आज तक आपके पास से डिमांड किया। आज तक 70 डिमांड किया, बट मिले 50 है भाई, उसे बोलते हैं पेड अप। अगला वो बताने वाला हूं मैं, उसे क्या बोलते हैं? पेड अप। पेड अप मतलब क्या? विच इज एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। हमने डिमांड तो आज आपको नोटिस भेज दी फर्स्ट कॉल की, तो पेड अप कॉल्ड अप कितना हो गया? आज अगर देखा जाए लॉजिकली तो हमने 50 रुपए आपने पहले दिए थे और 20 रुपए अभी मांगे, तो आज तक हमने आपके पास से कितने मांगे? 70, बट आपने पे कितने किया अभी तक? 50 पर शेयर। उसे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल कितना पेड अप है ये पता चल जाएगा। मैं पर शेयर की अभी बात बोल रहा हूँ, उसे सिर्फ क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है। तो पेड अप मतलब क्या? अमाउंट विच इज एक्चुअली पेड बाय पब्लिक। जो पे नहीं की, ओके, उसे कंसिडर नहीं करना है। तो कौन सा आता है? पेड अप कैपिटल। अमाउंट विच इज एक्चुअली पेड बाय पब्लिक, जो एक्चुअली पब्लिक ने दे दी उसे हम क्या बोलेंगे? पेड अप। पेड अप का एक फॉर्मूला बनता है, सिंपल बात है, जितना बोला है उसमें से जो नहीं मिला वो छोड़ दो, तो क्या बनेगा? पेड अप। तो पेड अप का फॉर्मूला क्या बनता है? कॉल्ड अप माइनस जो कॉल्स मिले नहीं, मतलब जो एरियस है, जो पेंडिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओके, कॉल्स इन एरियस। सो पेड अप इज इक्वल टू कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियस। समझा? तो ये पेड अप है। अभी तक देखो मैंने क्या बताया? कैपिटल को जब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है तो उसे बोलते हैं शेयर्स। छोटे हिस्सों में डिवाइड करने का पर्पस क्या है? क्या पर्पस है छोटे हिस्सों में डिवाइड करना? ताकि ज्यादा लोग उसे सब्सक्राइब कर सके। मतलब ये उन लोगों को भी शेयर्स लेना पॉसिबल हो जो ज्यादा अर्न नहीं करते या नॉर्मल लोगों के बजट में आ जाए। दूसरा, उसे लेते वक्त भी पैसे कैसे लेंगे? एक साथ पूरे या इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो? इंस्टॉलमेंट। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? एप्लीकेशन मनी। दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट मनी। थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। एंड लास्ट वाले सेकंड एंड फाइनल कॉल कह सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया 20, 30, 20, 30, लेकिन मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना चाहिए? 5%। फेस वैल्यू का 5%। तो 5% मतलब कितना? 100 रुपए है, तो 5 रुपए भी चल सकता है। तो इट्स योर चॉइस कि 20 लेना है, 5 लेना है, ये आप डिसाइड करो, बट 5 से कम ना हो। अगर फेस वैल्यू 100 है तो 5 रुपए तो मिलने ही चाहिए। डन? समझ में आ गया? उसके बाद में मैंने आपको बता दिया नाम कौन कौन से ऑथराइज कैपिटल, मतलब क्या? विच इज परमिटेड बाय आरओसी। बराबर? सभी लोग बोलेंगे। ओके, ऑथराइज कैपिटल क्या है? विच इज परमिटेड बाय आरओसी। दूसरा कौन सा है? इशूड, मतलब लोगों को जो ऑफर किए गए। तीसरा क्या है? सब्सक्राइब, लोगों ने जो एप्लीकेशंस भेजे। ओके, बाद में सब्सक्राइब होने के बाद में क्या है? कॉल्ड अप, लोगों से जो अमाउंट हमने डिमांड की। एंड लास्ट वन क्या था? पेड अप। पेड अप में क्या आता है? विच इज एक्चुअली रिसीव्ड। क्लियर? आपके लिए रिलेवेंट कौन सा कैपिटल है? सबसे रिलेवेंट इसमें से किसी ने तो बोला अभी शायद से पेड अप, क्योंकि वो एक्चुअली अमाउंट आई है, मतलब इतने का एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुआ है। ऑब्वियसली ये कॉल्स इन एरियर्स भी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी एंट्री के टाइम पे सोचना पड़ता है, वो आगे देखेंगे कैसे सोचा जाएगा। क्लियर? अच्छा, ध्यान देना, जब सब्सक्राइब होते शेयर्स, जब शेयर्स सब्सक्राइब होते तो पॉसिबिलिटी क्या है? फुल्ली सब्सक्राइब। आप शायद से लिख नहीं रहे हो, लिख लेना बेसिक, क्योंकि इसके ऊपर सभी आगे के टर्म्स चलने वाले हैं। क्योंकि बार बार एक ही चीज बोलेंगे, इतना सब्सक्राइब है, इतना पेड अप है, ये है वो है, ओके, तो क्वेश्चन में बार बार आने वाला है।
तो लिखने की बजाय अब एक काम करना, ठीक है, इसका फोटो निकाल लेना। हाँ चलो फोटो निकाल लो। हाँ सेल्फी मत निकालना, फोटो निकालना। हाँ मैं तो इमीडिएटली इंस्टा पे, ठीक है, एट क्लास, सेल्फी इन क्लास, स्टेटस। हाँ हो गया। डन। सब्सक्राइब, उसमें क्या आता है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ये लिख लेना अभी, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। बाद में ओवर शेयर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्रिप्शन, और तीसरा क्या आता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। कभी भी आप शेयर्स इशू करते हो तो इन तीनों में से एक तो सिचुएशन आने वाली है। मतलब मैंने जो बोला था कि हमने लोगों को ऑफर किए कि हम 5 लाख शेयर्स देना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 5 लाख से ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए, या 5 लाख ही एप्लीकेशन आ गए, या 4,80,000 एप्लीकेशन आ गए। तो पहला 6 लाख एप्लीकेशन आ गए तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्राइब। 5 लाख आए तो क्या बोलेंगे, फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है। और 4,80,000 आ गए तो अंडर सब्सक्राइब। अभी आप देखना, फुल्ली सब्सक्राइब हो तो बहुत टेंशन मतलब खत्म ही हो गया, क्योंकि जितने लोगों ने जितने शेयर्स मांगे उतने देने हैं, मतलब अलॉटमेंट उतना ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से अलॉट ऑल शेयर्स टू एप्लीकेंट्स, ऑल शेयर्स, जितने मांग रहे दे दो, खुश कर दो लोगों को, ठीक है। मांग रहे बांट रहे, ठीक, मतलब वहां पे कोई कंजूसी करने की जरूरत ही नहीं है, तो खुश कर दो, अलॉट ऑल शेयर्स टू एप्लीकेंट, बाय बाय। लेकिन ओवर सब्सक्राइब हो गए, ठीक है, ओवर सब्सक्राइब हो गए तो उस केस में वहां पे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ठीक से सुनना, ओवर सब्सक्राइब हो गए तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, 6 लाख एप्लीकेशन आ गए, मतलब 6 लाख एप्लीकेशन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए, 6 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है। मान लो एप्लीकेशन कितने आ गए, 50,000 एप्लीकेशन आ गए, बट उसमें जो नंबर्स लिखे हैं जो लेना चाहते हैं वो हमने काउंट किया तो कितने, 6 लाख शेयर्स के लिए। तो 6 लाख शेयर्स के लिए उन्होंने जब मतलब क्या है कि एप्लीकेशन भेजे, लेकिन अपने पास शेयर्स कितने, अभी इशू कितने करने, 5, ठीक है। तो 6 लाख शेयर्स के लिए आप 2 ऑप्शन कर सकते हो, या तो ऊपर के 1 लाख जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो, जो लेट आ गए रिजेक्ट कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि इसका एक प्रोपोर्शन बनाओ। प्रोपोर्शन क्या बन सकता है, 6:5, मतलब जिन्होंने 6 के लिए अप्लाई किया उनको कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, बराबर। ऐसा आप एक बना दो, मतलब आपके पास यहां पे ऑप्शन क्रिएट हो जाए, समझ आ गया। मतलब कोई पर्सन ओवर सब्सक्राइब्ड है तो वो कुछ ऑप्शन रिजेक्ट कर सकता है, या फिर अपने पास जो है वो प्रोपोर्शनेटली बांट सकता है, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। क्यों हंस क्यों रहे हो, हाँ ओके। तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसा ऑप्शन होता है कि नहीं, ओवर सब्सक्राइब्ड हो, मुझे पता नहीं आप लोग ओवर सब्सक्राइब्ड हो या अंडर सब्सक्राइब्ड हो, हाँ हाँ, लड़कियां जनरली ओवर सब्सक्राइब्ड होती है, हाँ ठीक है। तो डिमांड उतनी आती है ना, ओके, मतलब जनरली हम जैसे गरीब लड़के अंडर सब्सक्राइब्ड होते हैं, हाँ, जैसा वहां पे रहता है, ठीक है। तो जब ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, एक कोई तो मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर सिलेक्ट कर दो, बाकी के रिजेक्ट कर दो, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, अपने पास जो है वो प्रोपोर्शनेटली बांट दो, टाइम प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दो कि हाँ इसको कितना टाइम देना है, इसको कितना टाइम देना है, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये कब होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता है, क्लियर। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, तो जो मिल रहा है वो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या कि आपके शेयर्स को, आपको नहीं, आपके शेयर्स को ज्यादा डिमांड मिल रही है, ज्यादा एप्लीकेशंस आ गए, तो उसमें से हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट करने क्या। अगर आप किसी का मन नहीं दुखा सकते तो क्या कर दो, प्रायोरिटी अलॉटमेंट,
ठीक है, मतलब वहां पे क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट, ओके, वहां पे अलॉट करना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, याद रहेगा व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर? क्या ऑप्शन है आपके पास? क्या दो? हाँ, दो ऑप्शन है। हाँ, मुझे लगा दो मतलब क्या। हाँ ठीक है, क्या ऑप्शन है? पहला जो ज्यादा वाले रिजेक्ट कर दो, नहीं चाहिए हमें, बस इतना ही, ठीक है। या फिर प्रोपोर्शनेटली, क्लियर? प्रोपोर्शनेटली मतलब क्या, हर एक को टाइम देना है, ठीक है, उसके हिसाब से। ओके, ये आप कर सकते हो, इट्स, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट पॉलिसी कि उनको क्या करना है, ठीक है। तो उस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है। कितना है इशूड, कितना है, मान लो 5 लाख शेयर्स। सिचुएशन क्या होती है, 5 लाख शेयर्स, बट सब्सक्राइब्ड या एप्लीकेशन रिसीव्ड, ठीक है। तो ऑप्शन बन गया है, चलो बोलो। मुझे पता है आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे दो ऑप्शन। पहला, हाँ, पहला ऑप्शन क्या है, रिजेक्ट, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता अगर रिजेक्ट कर दिया एक्सेस एप्लीकेशन तो उनको बुरा लगेगा, ठीक है। तो जनरली प्रोप्राइटर बेसिस पे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। शेयर्स की बात कर रहा हूँ वंस अगेन, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखो लॉजिकली आप सोचो, शेयर्स की बात कर रहा हूँ बाकी को मत सोचना, ठीक है। तो शेयर्स में क्या होता है पता है क्या, आज अगर मैंने कुछ एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं आपको कुछ भी शेयर्स नहीं मिलेंगे, इस तरह से रिजेक्ट कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब इश्यू होगा, ठीक है, तो वो सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे अगर अप्लाई किया तो ये रिजेक्ट कर देते हैं, अगले टाइम भाव ही नहीं देगा। अगले टाइम वहां पे क्या है कि एप्लीकेशंस आएंगे नहीं, ये एक्चुअली होता है। मतलब मान लो मैंने अगर शेयर्स के लिए, शेयर्स की बात कर रहा हूँ वंस अगेन, मैंने अगर शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो, अगर रिजेक्ट हो गया तो नेक्स्ट टाइम मैं उनके शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन लास्ट टाइम अप्लाई किया था, ठीक है, बट उस वक्त मुझे कम शेयर्स मिले क्योंकि ओवर सब्सक्राइब था, कम शेयर्स मिले, तो नेक्स्ट टाइम जब इशू निकलेगा तो जो शेयर्स कम मिले मैं नेक्स्ट टाइम ले सकता हूं ना, मैं उस कंपनी का ऑलरेडी शेयर होल्डर बन गया भाई, तो उसी कंपनी के शेयर्स मिल रहे, आगे जाके आपको और शेयर्स इशू करने, राइट शेयर्स निकाल दो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, तो वो बेचना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस जो है वो बेस नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का वो बढ़ जाएगा, और जितना बढ़ेगा आगे आपको कैपिटल की जरूरत है, तो उनको राइट शेयर्स बोलो कि सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम राइट शेयर्स देने वाले हैं, उनका हक है, मतलब पहले उनको ऑफर किया जाएगा थोड़े सस्ते में, तो इजीली पैसे अगले टाइम मिलेंगे। समझ में आया? और उनको बुरा भी नहीं लगेगा, ठीक है इतने शेयर्स नहीं थे तो मुझे कुछ तो भी वहां पे एक नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, तो नेक्स्ट टाइम वो सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे कैपिटल का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ओके आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो रिजेक्ट करने से ज़्यादा बेटर बहुत सी बार क्या किया जाता है, प्रो रेटा अलॉटमेंट किया जाता है, बट इट्स योर चॉइस कि आपको करना क्या है। क्लियर? तो रिजेक्ट द एक्सेस, अभी अगर एक्सेस जो है वो रिजेक्ट किए तो क्या होगा, एक्सेस जो है वो रिजेक्ट किए तो क्या होगा, तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन भेजे थे उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए, तो क्या करना पड़ेगा, उनके पास से जो पैसे आए थे वो क्या करने पड़ेंगे, रिफंड करोगे या एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट में हो गया रिफंड, उनको तो एक भी शेयर नहीं मिला ना, तो क्या करना है, रिफंड, रिफंड। दूसरा रिफंड, बाद में क्या, प्रो राटा अलॉटमेंट। हाँ चलेगा, समझा, प्रो राटा अलॉटमेंट। आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में वो कुछ तो भी फ्रेंड जोन कहा जाता है, ठीक है, कि हाँ रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ ठीक है, बाद में यूज हो सकता है, हाँ चलो। एक्चुअली वो प्रोडक्ट अलॉटमेंट नहीं है, बट वो ऐसा ही कुछ वहां पे है। तो प्रोडक्ट अलॉटमेंट क्या करना है, सभी को शेयर्स देने हैं, बट हिस्सा देना है, बट थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं दे सकते, ठीक है, तो उसे वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोपोर्शनली। तो प्रोडक्ट अलॉटमेंट में क्या होता है, ठीक है, एवरी शेयर होल्डर एप्लीकेंट्स
लेस देन क्या, लेस देन अप्लाइड नंबर्स, जितने नंबर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया उससे ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, कम मिलेंगे, राइट। देखो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि कितने शेयर्स इशू कर दो आप, मान लो 1 करोड़, क्लियर, और एप्लीकेशन आ गए 1.5 करोड़ के, 1.5 करोड़ शेयर्स के, नंबर ऑफ शेयर्स के, तो आप सिंपली क्या बना लोगे, इसका रेशियो निकालोगे, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि 1.5 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए तो 1 शेयर मिलेगा, ऐसा नहीं। तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3:2। अगर 3 के लिए अप्लाई किया हो, किससे डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, 50 से डिवाइड कर सकते हैं ना दोनों को। तो 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो तो 2 शेयर्स मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने, मान लो किसी ने 9 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनको कितने मिल जाएंगे, 6 लाख शेयर्स। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं। तो इस तरह से देना है। अभी एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन उनने भेजे थे उसके साथ पैसे भी भेजे होंगे ना, पर एप्लीकेशन या पर शेयर के एप्लीकेशन के लिए 20 रुपए भेजा उन्होंने, तो उसको कितने मिले, 6 लाख। बट उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 9 लाख। तो 9 लाख इंटू 20 उसने भेजा होगा, मतलब कितना भेजा, 1 करोड़ 80 लाख। 9 लाख इंटू 20 भेजा था पैसा, कितना मिला, कितना भेजा, 1 करोड़ 80 लाख। बट उसे कितने के शेयर्स दे दिए लॉजिकली, मतलब 6 लाख इंटू 20, 1 करोड़ 20 लाख के। तो ऊपर का 60 लाख उसने अमाउंट ज्यादा भेजा था अप्लाई करते वक्त, क्योंकि अप्लाई करते वक्त उसे थोड़ी ना पता था कि कम मिलेंगे शेयर्स। उसे तो चाहिए कितने थे, कितने चाहिए थे, 9 लाख। अरे तो उसने पैसे कितने के लिए भेजे होंगे, 9 लाख के लिए, और पैसे नहीं आए तो आपके एप्लीकेशन काउंट ही नहीं होता है। सर ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम अप्लाई कर दे और बाद में एक बार कंफर्म हुआ तो पैसे भर दे, नहीं। क्यों, क्योंकि आपने एप्लीकेशन के साथ पैसे नहीं भेजे तो आपकी एप्लीकेशन काउंट नहीं की जाती, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ विलिंगनेस दिखाई देती है। विलिंगनेस नहीं है, पैसे नहीं भेजे मतलब क्या ये लेगा नहीं लेगा पता नहीं ना। इस वजह से जो लोगों ने पैसे भेजे वही कंसिडर किए जाते हैं। तो वो कंसिडर किए तो उसने एक्चुअली भेजा 1 करोड़ 80 लाख अमाउंट, बट कितने के शेयर्स दे दिए, मतलब अभी अमाउंट कितना ड्यू बनता है, 1 करोड़ 20 लाख। तो ऊपर का 60 लाख क्या है, एक्सेस है। अब ये 60 लाख का क्या करना है, वंस अगेन रिफंड कर सकते हैं, बट रिफंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इमीडिएटली हम उसके पास से क्या बुलाने वाले हैं, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितना है, 30 रुपीज है, बराबर। तो 6 लाख इंटू 30, 6 लाख इंटू 30 कितना आता है, 1 करोड़ 80 लाख आता है ना। मतलब जब उसको अलॉट किए जाएंगे तब साथ में एक नोटिस जाएगी कि नहीं आपको इतने शेयर्स मिल रहे, अगला इंस्टॉलमेंट पे कर दो। अगला इंस्टॉलमेंट कितना का, 30। कितने शेयर्स के ऊपर, 6 लाख के मिल रहे ना, 9 लाख के ऊपर नहीं मिले, कितने, 6 लाख ही है ना। अलॉट कितने का है, उसके नाम पे कितने ट्रांसफर करने वाले, 6 लाख। 6 लाख इंटू 30 कितना, 1 करोड़ 80 लाख। ये करोड़ों की बातें समझ में नहीं आती, गरीब आदमी हूँ, हाँ। तो जीरो यहाँ वहाँ पे हो जाता है, कभी वहाँ पे 1000 रुपये के ऊपर ज़्यादा देखे नहीं मैंने, हाँ। गरीब आदमी हूँ, मतलब महीने के मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं, वो भी मुझे घर पे जाके देने पड़ते मैम को, ठीक है। मैम उसमें से हर रोज़ खर्चे के लिए 100 रुपये देते हैं मुझे, ठीक है। डेली का खर्चा 100 रुपये में ही वहाँ पे क्या है कि चलाना है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है, क्या बताया आपको, ठीक है। तो 10,000 मिलेंगे, 10,000 देने पड़ेंगे, डेली के मुझे कितने मिलते हैं, 100 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो क्या बताया जिंदगी, हाँ। 1 करोड़ 80 लाख, तो 1 करोड़ 80 लाख। इस वजह से फ्यूचर में याद रखना, 100 रुपये मेरे पास होते हैं, ठीक है। कभी कुछ वहाँ पे पार्टी आप मांगोगे, कभी कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो 100 रुपये में पार्टी करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं कर सकते, ओके। तो उसे ही मुझे कार का पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है, ठीक है, जो भी है के लिए। होटल में कभी खाने के लिए जाना हो तो उसमें ही सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, हाँ। तो हाँ कर लेता हूँ किसी तरह से मैनेज, अभी आदत पड़ गई है। चलो हाँ, चलो ना 1 करोड़ 80 लाख जो है वो 1 करोड़ 80 लाख बेसिकली क्या हो गया बोलो, आने वाला है, अलॉटमेंट के टाइम पे आने वाला है, करेक्ट है। लेकिन ऑलरेडी एक्सेस कितना मिला है, ऑलरेडी 60 लाख। हम 60 लाख अभी दे दे, जब अलॉटमेंट फाइनल हो गए 60 लाख दे दे और बाद में 1 करोड़ 80 लाख ले ले, उससे बेटर रेट आएगी। क्या बोलो उसे नोटिस भेजते वक्त कि आपको, चलो पहले से आपने अप्लाई किया था 9 लाख शेयर्स के लिए, उसके आपने दिए थे 20 रुपीज पर शेयर, मतलब कितने दिए थे 1 करोड़ 80 लाख, करेक्ट बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपको हम शेयर्स दे पा रहे 6 लाख क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो गए। तो इस वजह से आपका ऑलरेडी कंपनी के पास कितना एक्सेस पड़ा हुआ है,
60 लाख, 1 करोड़ 20 लाख आना चाहिए था, आपने 1 करोड़ 80 लाख दे दिया, 60 लाख ऑलरेडी एक्सेस पड़ा हुआ है, तो वो जो एक्सेस है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करें, क्योंकि आपका अगला इंस्टॉलमेंट ड्यू बन रहा है अभी, ठीक है। तो आपका अलॉटमेंट मनी जो ड्यू बनता है टोटल वो 6 लाख इंटू 30 है। याद है ना, मैंने बोला था हमेशा एक एग्जाम्पल सेम रहेगा, एक्सप्लेन करो 20 30 20 30, ठीक है। तो 30 है, तो 6 लाख इंटू 30 कितना, 1 करोड़ 80 लाख। उसमें से आपने ऑलरेडी जो दिए थे उसका एक्सेस बचा है 60 लाख, तो आप हमें कितना दे दो, 1 करोड़ 20 लाख। समझा क्या बोल रहा हूं, समझ में आ गया? इसका मतलब उन्होंने क्या किया, जो एक्सेस है वो आगे एडजस्ट कर दिया, इसमें अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। मजा आता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो, हाँ मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ, हाँ तो मजा आता है, मतलब चॉइस होती है कि किसको देना है किसको नहीं देना है, देना है तो भी कितना देना है कैसे देना है, ये आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मजा आता है इस वजह से। चलो तो एक्सेस अमाउंट ये लिख रहे हो, एक्सेस अमाउंट, अरे क्या हुआ तुझे, अमाउंट excess amount shall be adjusted against allotment money। कोई डाउट है इसमें? नहीं डाउट, नहीं पक्का समझ में आ गया? देखो ये बात आपके दिमाग में क्लियर होगी तो जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फटाफट क्लियर होगा कि क्या करना है, इसका क्या होगा अमाउंट, ये क्या होगा, इतना पेड अप है, इतना बाकी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है तो एंट्री करते वक्त वहाँ पे गलतियाँ होने वाली है, तो इस वजह से वहाँ पे ये जो चीज़ें है वो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। बाद में अंडर सब्सक्रिप्शन, हाँ तो अंडर सब्सक्रिप्शन में इशू कितने इशू करना चाहते थे आप, कितने, मान लो 5 लाख की, बट एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 4,50,000, ये एक सिचुएशन आ सकता है बराबर, विच इज नोन एज अंडर सब्सक्राइब्ड। अभी इसमें आपको एक चेक करना है, चेक फॉर मिनिमम, याद है कुछ, मिनिमम क्या होता है पता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, चेक फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पता है, जितने शेयर्स इशू करने वाले हैं उसका मिनिमम 90% तो सब्सक्राइब करना चाहिए लोगों ने। 90% मिनिमम सब्सक्राइब नहीं किया, अगर इनके सब्सक्राइब नहीं किया तो जितना पैसा मिला है पूरा रिफंड। रीजन क्या है, रीजन क्या हो सकता है, क्या रूल है कि 90%, ये कौन बोल रहा है रूल, सेबी, नहीं तो आप बोले कंपनीज एक्ट, सेबी क्या बोल रहे हैं 90% तो सब्सक्राइब करना चाहिए लोगों ने, नहीं किया सब्सक्राइब तो उस केस में जितना भी या जितने भी एप्लीकेशन मिले जितने पैसे मिले सब रिफंड कर दो। तो ऐसा स्ट्रिक्ट रूल क्यों, मतलब आपको 80% मतलब 5 लाख में से 4 लाख एप्लीकेशन आ गए, मतलब 80% आ गए, करेक्ट है ना, 5 लाख में से 4 लाख एप्लीकेशन आ गए, 80% आ गए, तो जितना भी पैसा आ गया रिफंड कर दो, नहीं रखना है। मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया, इशू कैंसिल हो गया, और इशू कैंसिल हो गया मतलब आगे का प्रोजेक्ट रुक गया। तो ऐसा क्यों, देखो क्या होता था पता है क्या, ठीक है मैं आपको इसका लॉजिक ऑब्वियसली बता सकता हूं कि आपने 5 लाख शेयर्स क्यों इशू किए इस बार, क्योंकि आपको उतने पैसों की जरूरत थी, 5 लाख इंटू जो भी 100 हो गया होते उतने पैसों की जरूरत थी। बट क्या हो गया कि 80 कितने 4 लाख शेयर्स आ गए, इंटू कितना वहां पे 100 मिल रहा है, मतलब उतना शॉर्टेज क्रिएट हुआ है ना फंड्स का, और फंड्स का शॉर्टेज जब क्रिएट होता है तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना या उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। डायरेक्टर क्या सोचेंगे, चलो जितना पैसा मिल रहा है उससे स्टार्ट करके देख लो, बट इसकी रिस्क किसके ऊपर है, बराबर कंपनी मतलब शेयर होल्डर्स, मतलब उनका पैसा लेके जिनका अब कर उनके ऊपर रिस्क है ना। मतलब डायरेक्टर्स तो बोलेंगे चलो जितना पैसा मिल रहा है उसमें ट्राई कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। एज वेल एज दूसरा क्या होता था पता है क्या, पहले कंपनीज एक्ट क्या बोलता था, आप डिसाइड कर लो कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, आप डिसाइड कर लो, आपकी चॉइस है, क्लियर। मतलब वहां पे क्या होता था
कि सब समझो, अगर ये कंडीशन ना होता 5 करोड़ की जरूरत है तो भी वो इशू कितने का करेंगे, 20 करोड़ का। मतलब चलो जो भी मिलता है मिलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 करोड़ का इशू किया, 20 करोड़ में से आगे कितने, 15 करोड़। अगर 90% वाला नहीं होता तो बोल रहा हूं, 90% वाला नहीं होता तो बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपको 5 करोड़ की जरूरत थी तो 15 करोड़ क्यों बोला है? डायरेक्टर बोल रहे कि नहीं चलो 10 करोड़ रुपए का है, कहीं पे तो एडजस्ट कर देंगे, कोई तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। मतलब वो शुरू करने के लिए कुछ तो भी कहीं पे भी पैसे लगाएंगे। मतलब जो उनका कोर एरिया नहीं है, जहां पे उनका एक्सपर्टाइज नहीं है, वहां पे वो पैसे लगा देंगे। बट इसमें 1 सेकंड रिस्क किसकी है? शेयर होल्डर्स की। समझ में आया? ठीक है, उन्होंने पैसे दे दिए। अभी आप देखो, ये ऊपर के 10 करोड़ उन्होंने रखे कुछ भी नहीं किया तो भी शेयर होल्डर्स को नुकसान है, क्योंकि शेयर होल्डर ने अगर वो 10 करोड़ खुद के पास रखे होते, वो कहीं और इन्वेस्ट करते, उसके ऊपर उनको क्या मिल जाते, रिटर्न्स मिल जाते। और उन्होंने जहां पे उनका एक्सपीरियंस नहीं है डायरेक्टर्स का, वहां पे पैसे लगा दिए तो भी रिस्की है। तो उससे बेटर है कि देखो अभी 90% से क्या हुआ, 20 करोड़ का उन्होंने इशू किया और 15 करोड़ मिल गए। क्या हो गया? रूल क्या बोलता है? रिफंड नहीं चलेगा, बराबर। मतलब 18 करोड़ मिलने चाहिए, उनको जरूरत कितनी थी? 5 करोड़। उन्हें इशू कितना किया? 20 करोड़। कितने बोले? 15 करोड़। क्या उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई होती थी? यस। फिर भी उनको रिफंड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 90% वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। समझा? अभी यहां पे देखो, कोई डेयरिंग करेगा ही नहीं कि उनको जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अननेसेसरी ज्यादा पैसा बुलाने की। क्यों? क्योंकि थोड़ा भी यहां वहां पे हो गया तो पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। मतलब अगर वो 5 करोड़ की जरूरत है तो कितना मैक्सिमम लोगों से मंगवा लेंगे? 5.5 करोड़। क्योंकि उन्होंने 6 करोड़ मंगवा लिया, मान के चलो 6 करोड़ मंगवा लिया। मान लो उनको 5 करोड़ मिल भी गया, फिर भी 90% वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इस वजह से क्या करना पड़ा? रिफंड करना पड़ा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब आज कोई कंपनी डेयरिंग नहीं करेगी कि जितना रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा कुछ तो भी कैपिटल बुला लिया। इससे शेयर होल्डर्स बच जाते। शेयर होल्डर्स के जो पैसे अटके रहते हैं या कहीं पे तो अननेसेसरी प्रोजेक्ट या एक्सपर्टाइज नहीं उस एरिया में इन्वेस्ट होने की बजाय या कंपनी के पास पड़े रहने की बजाय वो वहां पे होंगे नहीं, क्योंकि आज कंपनी डेयरिंग करेगी नहीं कि ज्यादा पैसे बुलाए जाए। करेक्ट है? क्योंकि वो फंस सकते हैं। क्योंकि अगर भले उनको 5 करोड़ मिल रहा है फिर भी रिफंड करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, 7 करोड़ की रिक्वायरमेंट ऐसा बता दिया मिनिमम, मतलब 7 करोड़ का इशू कर दिया। 7 करोड़ का इशू कर दिया मतलब मिनिमम कितना चाहिए? 6 करोड़ 30 लाख। और 6 करोड़ 30 लाख नहीं मिला, 6 करोड़ ही मिल गया उनको, रिफंड करना पड़ा। जरूरत कितनी की थी? जरूरत कितनी की थी? 5 करोड़। मिला कितना था? 6 करोड़। फिर भी क्या करना पड़ा? रिफंड करना पड़ा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर क्या कंसेप्ट आता है बताएगा? एक बार फेल हो गया खत्म, बाद में नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन क्रिएट हो गया विच इज नोन एज अंडरराइटर्स। क्या? अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स ये लोग होते हैं कि जो आपको एश्योरेंस देते हैं कि अगर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर अंडर सब्सक्राइब्ड है तो हम सब्सक्राइब करके देंगे। एक गारंटी होती है। मतलब बाहर से भाव नहीं मिला तो हम सब्सक्राइब कर देंगे, बाहर से डिमांड नहीं मिली तो हम सब्सक्राइब कर देंगे। मैं अंडरराइटर्स मतलब आपके केस में या मेरे केस में अपने पेरेंट्स बुलाता हूं। आपका कुछ बाहर नहीं हुआ तो हम करवा के दे देंगे। अरेंज मैरिज होती है बाद में, ठीक है। तो ओके, बाहर से कुछ नहीं हुआ, अंडरराइटर्स कौन होते हैं? हाँ, आपका कहीं पर नहीं हुआ तो हम करवा के दे देंगे, हम एश्योरेंस देते हैं कि करवा के दे देंगे, ठीक है। तो ये कौन है? अंडरराइटर्स है। अंडरराइटर्स कौन होते हैं कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो, उसकी वजह से रिफंड होने वाला हो, कुछ भी नहीं होने वाला हो, तो वो करवा के दे देंगे, एडिशनल सब्सक्राइब करवा के दे देंगे। वो खुद कर लेंगे, लोगों से एप्लीकेशन लाएंगे बट करवा के दे देंगे। कम पड़ा तो उस वक्त सब्सक्राइब कर देंगे। क्लियर? तो पेरेंट्स हमारे लिए अंडरराइटर का रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो एश्योरेंस देते हैं कि ठीक है। फ्रैंकली मतलब एक फॉर्चुनेटली मुझे अंडरराइटर की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि मेरी लव मैरिज हो गई। हाँ, तो उनको मैंने टेंशन नहीं दिया, मैंने बोला कि हाँ ठीक है मैंने पसंद कर ली। हाँ चलो, तो ऐसे केस में अंडरराइटर समझ में आ गया। हम उनके साथ एग्रीमेंट करते कि अगर सब्सक्राइब नहीं करते लोग तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसका कमीशन आपको मिलेगा। क्लियर? ये कौन होते हैं? अंडरराइटर्स। तो ऐसे केस में चेक फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना? इफ 90%
तो 90% सब्सक्राइब हो गए तो अलॉट शेयर्स टू ओ सॉरी तो क्या होता है रिफंड। डन। पहले से क्लियर है, दिमाग में फिट करना, ये भले चीज़ें छोटी छोटी है बट ये बहुत काम करने मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत मदद करेगी आगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा नहीं कि शुरू हो गया ख़त्म हो गया, बार बार ये वर्ड्स आपको सुनने को मिलने वाले बहुत दिन तक। तो वो जितने क्लियर होंगे उतना आपको आगे कंसेप्ट समझ में आते जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो चलो पहला कौन सा कैपिटल होता है ऑथराइज। ऑथराइज मतलब क्या, विच इज परमिटेड बाय कैपिटल। बाद में क्या होता है, विच इज ऑफर्ड। ठीक है, लोगों को जो हम इशू करना चाहते हैं। बाद में क्या होता है, सब्सक्राइब, लोगों ने जो एप्लीकेशंस भेजे जितने के लिए, नॉट नेसेसरी कि जितने हम इशू करना चाहते हैं उतने सब्सक्राइब हो। बाद में जितने सब्सक्राइब किए उसमें से नेसेसरी नहीं कि पूरा अमाउंट बुला लिया, तो जितना अमाउंट हमने बुला लिया बराबर उतने अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप। और बाकी को हम क्या बोलते हैं, जितना एक्चुअली रिसीव हो गया पेड अप। पेड अप का फॉर्मूला क्या है, कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरिया। जो पेंडिंग कॉल्स है उतना माइनस कर दिया तो आपको पेड अप मिल जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जब सब्सक्राइब होता है तो सब्सक्राइब होते वक्त क्या होता है, या तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं ना, बराबर। उसमें रिजेक्ट हो गया कुछ भी नहीं, जितने लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको सभी शेयर्स मिल जाएंगे, कुछ रिफंड नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही। ठीक है, जिंदगी वहाँ पे बहुत सोचना कब पड़ता है, जब ओवर सब्सक्राइब होता है तो बहुत सोचना पड़ता है किसको रिजेक्ट करे, मतलब कौन से शेयर्स को रिजेक्ट करे, किसको वहाँ पे क्या प्रोरेटा बेसिस पे अलॉट करे, उस तरह से। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए तो कुछ रिजेक्ट कर दिए और बाकी जो बचे हैं वो भी एक्सेस ही है, बट उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते तो उनको प्रोरेटा बेसिस पे अलॉट कर दो, तो ये भी ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा, अगर अंडर सब्सक्राइब हो गए तो क्या सोचना पड़ेगा, 90% मिला या नहीं मिला। 90% अगर मिला तो ठीक है, जितने लोगों ने अप्लाई किया देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टेज है तो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते तो देना पड़ेगा। और 90% नहीं मिला तो रिफंड। ओके, ये जो है 90% वाली सिचुएशन वो आपको अवॉइड करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, अंडरराइटर से अपॉइंट कर सकते हो। अंडरराइटर क्या करेंगे, अगर लोगों ने शेयर्स नहीं लिए तो वो एश्योरेंस देते कि हम ले लेंगे सिंपली। तो उस केस में यहाँ पे एक इंश्योरेंस टाइप में होता है कि अगर ओके नहीं हो जाए या कुछ नुकसान होने वाला है तो हम उसके लिए वहाँ पे क्या है कि पे कर देंगे या शेयर्स ले लेंगे। समझ में आ गया। अभी आप देखो प्राइस, शेयर्स की जो प्राइस होती है वो प्राइस कैसी हो सकती है, ध्यान से सुनना। इश्यूड एट हो गया लिखा। व्हाट इज फेस वैल्यू, व्हाट इज फेस वैल्यू। फेस मतलब मुंह, वैल्यू मतलब कीमत, मुंह दिखाई, और कुछ क्या बोल सकते हैं, बोलो।
मे बी 10 रुपये फेस वैल्यू आप इशू 20 पे कर सकते हो। एट पार कहते हैं, करेक्ट है, हाँ एट पार उसे कहते हैं, बट व्हाट इज फेस वैल्यू? एट पार, एट नॉमिनल वैल्यू, ये दूसरे वर्ड्स है। तो फेस वैल्यू इज नथिंग बट वी कैन से, जब हमने शेयर्स को एक्चुअली डिवाइड किया था, मतलब ये बनाए थे छोटे छोटे, याद है क्या क्या हिस्से, तो हमने उसे हिस्सों में डिवाइड करते हो तो उसका एक कुछ तो भी रखा होगा ना, 10 रुपये, कितने का हिस्सा होगा, 10 का होगा, 100 का होगा। क्लियर? जब मैंने पूरा कैपिटल जब वहां पे डिवाइड किया था छोटे छोटे हिस्सों में, तो वो जो मैंने एक अमाउंट ली थी, बेस लिया था, क्लियर, एक शेयर उतने का होता, मतलब मान लो 10 करोड़ का कैपिटल है और 100 रुपए का एक शेयर है, तो 100 रुपए के कितने हिस्से बने, ये हमने वहां पे बनाया था। तो जो बेस हमने यूज किया था दैट इज फेस वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या होती है, शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंट होती है। तो शेयर सर्टिफिकेट का फेस, अपना नहीं, शेयर सर्टिफिकेट का फेस, उसके ऊपर जो वैल्यू प्रिंट है उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। जो बेसिक प्राइस है उसकी, बेसिक प्राइस कैसे डिसाइड किया हमने, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, ये आपके क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल को क्या करना है, बोलो, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, याद है? तो ये जो छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये डिवाइड करते वक्त आपने कोई तो प्राइस या क्राइटेरिया, ये पर्टिकुलर अमाउंट सोचोगे ना, तो आपकी वो क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। वो 10 रुपये हो सकती है, इवन 1 रुपीज़ हो सकती है, तो आप डिसाइड कर लो, इट्स योर चॉइस। क्लियर? 100 रुपीज़ हो सकती है, तो जनरली 110 ये जनरली रहती है। क्लियर? तो अभी आप देखो, आपने फेस वैल्यू डिसाइड की 100 है, तो हो सकता है फेस वैल्यू 100 है, एक सिचुएशन हो सकता है। दूसरा, फेस वैल्यू 100 है, $120 है, मतलब जनरली जिनके शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होता है तो वो उसका फायदा उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बोले 100 का शेयर्स है, वैसे भी ज़्यादा एप्लीकेशन आने वाले, तो हम क्या बोलेंगे, जिनको लेना है वो 20 रुपये ज़्यादा देंगे, 100 का शेयर आपको कितने में मिलेगा, 120 में। सिचुएशन का फायदा उठाना इसे बोलते हैं, ठीक है? तो 120 ज़्यादा वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना, 120। और तीसरा, फेस वैल्यू कल मैंने एक ये पढ़ा, मतलब टीवी देख रहा था, टीवी में वहाँ पे कि एक वो फैक्ट्स बताते हैं, यूट्यूब पे हो गया, तो वो सजेस्टेड में आया तो मैं देख रहा था। तो एक लड़की है, उसने वहाँ पे उसके 20 बॉयफ्रेंड थे, उसने हर एक के पास से एप्पल फ़ोन गिफ्ट में मांगा, सुना है क्या ये? ओके, एप्पल फ़ोन गिफ्ट में मांगा, तो अप्रोक्सीमेटली एप्पल फ़ोन क्या है कि 1 सवा लाख के बीच में वहाँ पे क्या है कि आ जाता है। तो उसने 20 लोगों से एप्पल फ़ोन ले लिए, उसे बेच दिया, वो बेच के घर ले लिया, ठीक है? तो मतलब वहाँ पे इशूड एट प्रीमियम वो सब्सक्राइब हो, तो ऐसा वहाँ पे हो गया, मतलब उसने घर ले लिया। ये मैंने कल वो फैक्ट्स बताते हैं, वो मुझे पता नहीं वो चैनल का नाम क्या है, बट उन्होंने वो एक सिचुएशन बता दिया फैक्ट्स की, ऐसा वहाँ पे क्या क्या चलता है, ठीक है? वो वहाँ पे बताते रहते हैं, तो घर ले लिया। मैं आपको आइडिया नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? कुछ उसे निगेटिवली मत सोचो, मेरे दिमाग में अभी आ गया कि ये प्रीमियम का, ठीक है, कि जहाँ पे वो सब्सक्राइब हो वहाँ पे क्या है कि उसका एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि लोग लेने के लिए रेडी है। तो ऐसे केस में वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा प्राइस पे आप शेयर्स इशू कर सकते हो। लेकिन खतरनाक आइडिया है ना, मोबाइल डायरेक्टली पैसे नहीं मांगना, मोबाइल मांगो, बेच दो, ठीक है? उससे 20 लाख हो गए जमा, घर ले लो, टेंशन खत्म, ठीक है? तो इशू प्राइस, और बाद में ब्रेकअप कर दिया सभी से, ठीक है? तो घर पे कोई क्लेम नहीं, किसी का क्लेम नहीं घर पे। हाँ चलो, इशू प्राइस इज 90। पहले मैं बात करता हूँ, इशू प्राइस अगर 90 हो, इफ इशू प्राइस इज 90, तो ये इशूड एट डिस्काउंट है, नहीं सुना, ये इशूड एट डिस्काउंट है। इफ इट इज इशूड एट डिस्काउंट, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि ये अलाउड नहीं है, डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये तभी अलाउड है जब उससे आप स्वेट इक्विटी शेयर्स करके इशू करते हो। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, बट स्वेट पसीना, स्वेट पसीना, स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना होता है ना, पसीना शेयर्स, ठीक है? नहीं, स्वेट इक्विटी शेयर्स, पसीना इक्विटी शेयर्स, ठीक है? तो ये उसी वर्ड के साथ रिलेवेंट है। एम्प्लॉय ने जो बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए जो एफर्ट्स लिए, मतलब जो पसीना बहाना हम जनरली बोलते हैं, जो एफर्ट्स लिए, जो उनके एफर्ट्स से कंपनी को ग्रोथ मिल गई या कुछ फायदा हो गया, तो उस मेहनत के लिए कॉम्पेंसेशन के तौर पे उनको कंपनी के शेयर्स थोड़े सस्ते में दिया जाता है, बराबर? तो वो चलेगा। अदरवाइज पब्लिक को डिस्काउंट पे इशू करना शेयर्स अलाउड नहीं है।
क्लियर? तो वहां पे लिख देना नॉट अलाउड, डायरेक्टली लिख देना नॉट अलाउड टू इश्यू फॉर एट डिस्काउंट, नॉट अलाउड टू इश्यू एट इश्यू एट डिस्काउंट। मतलब कल के लेक्चर में तो हम लिटरली कसम लेने वाले हैं, कसम। क्लियर? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम की जब बात आती है ना, ठीक है, तो स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन या उसका यूज बहुत गलत जगह पे, वहाँ पे मतलब जो कैलकुलेशन में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आना चाहिए वो कैलकुलेशन भी सिक्योरिटीज प्रीमियम, उस कैलकुलेशन में भी सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूड कर देता है। तो मैं प्रॉपर स्टूडेंट से कसम लेता हूँ कि बुक पे हाथ रख के, ठीक है, कसम क्या होती है कि सर ने जो जो यूज बोले सिक्योरिटीज प्रीमियम के उसी के लिए हम उसका यूज करेंगे, ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए यूज़ किया तो हमारा अगला अटेम्प्ट चला जाएगा। हाँ, तो ऐसा एक कसम लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है बताया, क्या मैं उनको बोला ना कि मैं बोलता हूँ कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को टच नहीं करना है। क्या नहीं करना है? टच नहीं करना है, मतलब इन कैलकुलेशन में यूज ही नहीं करना है, तो टच नहीं करना है। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर देखते हैं, हाँ, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक टेंडेंसी ऐसा मत करो तो करके देखते हैं, हाँ मज़ा आता है, ठीक है। तो ऐसा वहाँ पे क्या है कि एक थोड़ी सी टेंडेंसी होती है, तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड कैलकुलेशन है जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम आना चाहिए कैलकुलेशन में, और वो रिस्ट्रिक्टेड यूज मैं आपको बता दूंगा, उसके अलावा कहीं पे उसे यूज नहीं करना। आएगा ध्यान में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अभी फेस वैल्यू में तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, 100 का शेयर 100 में ही, एक्स्ट्रा कुछ आया ना, कम कुछ आया नहीं, मतलब जो भी पैसा है वो शेयर्स का आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 100 रुपए का शेयर, बट मिले कितने 20, आपका फायदा है नुकसान है? फायदा है, कितने का 20 का, 100 रुपए का शेयर दे रही है 120 में। ये जो फायदा है, ओके, ये आपके रेगुलर बिजनेस से हुआ है या शेयर्स बेचना आपका रेगुलर बिजनेस है? क्या नहीं है, बराबर ना। तो ये 20 रुपए का जो फायदा है ये रेवेन्यू प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट है? कैपिटल, क्योंकि आपका रेगुलर बिजनेस से कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है। इस वजह से उसे सेपरेट अकाउंट में रखने के लिए बोला है, जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और ये जो 20 रुपए पर शेयर, जितने भी एप्लीकेशन आ गए इंटू 20, जितने भी शेयर्स आ गए उन सभी का आपको क्या करना है, उन सभी अमाउंट जो है इंटू 20 वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में रखना है। उसे यूज कहां पे कर सकते हो, थोड़ा ठीक से सुनना, सिर्फ बोनस शेयर्स देने के लिए। कहां पे यूज कर सकते हो, मतलब डिविडेंड देने के लिए नहीं, उन्होंने क्लियरली बोला है बोनस शेयर्स के लिए। बाद में वहां पे दूसरा क्या कि जब बायबैक करते हैं, ओके, या मतलब जब शेयर्स रिडीम करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, उस वक्त प्रीमियम देना पड़ता है ना कभी कभी, तो प्रीमियम देने के लिए यूज कर सकते हो। बाद में जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, क्या होता है, कंपनी स्टार्ट करते वक्त, स्टार्ट करने से पहले जो खर्चे किए, मतलब कौन से खर्चे किए होंगे, रजिस्ट्रेशन, बाद में वहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसके खर्चे जो होता है, वो रजिस्ट्रेशन, उसकी जो खर्चे है वो आप माइनस करना चाहते हो तो इससे कर सकते हो। इवन आपने किसी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया हो, ओके, या डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया हो, तो वो डिस्काउंट एडजस्ट करने के लिए इस प्रीमियम का यूज कर सकते हो, बाकी जगह पे प्रीमियम का यूज नहीं करना है। तो मतलब क्या हो गया, बोनस शेयर्स। बाद में क्या रिडम्पशन, ओके, रिडम्पशन के लिए प्रीमियम देना है, बाद में बायबैक करना है, उसके लिए यूज कर सकते हो। तीसरा वहां पे क्या बोला, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एडजस्ट करने के लिए, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर जो भी बैलेंस है वो एडजस्ट करने के लिए कर सकते हो। बाकी किसी भी रीजन के लिए या बाकी किसी भी कैलकुलेशन में सिक्योरिटीज प्रीमियम को टच नहीं करना है। क्या नहीं करना है, प्यार से बोलो, टच नहीं करना है। हाँ, क्या नहीं करना है, टच नहीं करना है। क्लियर? शपथ लोगे? नहीं करेंगे? हाँ चलो किताब भी हाथ रखो, टेंशन आया ना, आप डायरेक्टली अटेम्प्ट की कसम दिला दो, ठीक है। हाँ, क्या कसम लोगे? नॉट ही बन रहे हो, हाँ ठीक है, टच नहीं करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे मतलब शपथ लेना मतलब दिमाग में क्या डालना है पता है क्या, क्योंकि मैं आपको इतने साल का ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ, क्योंकि मैं इतना क्लियरली बोलता हूँ कि नहीं यूज नहीं करना है, फिर भी क्या होता है पता है क्या, जब इंफॉर्मेशन आती है एग्जाम में या क्वेश्चन में, तो हमारा दिल कैसा होता है, एक सॉफ्ट होता है थोड़ा सा, कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, इतने सारे अमाउंट ले ली, उतना ही नहीं लिया, उसे बुरा लगेगा नहीं ना, वो बुरा मान जाएगा,
तो कैसा लगेगा उसे, तो उसे भी ले लेते हैं ना। ओके, ऐसा नहीं करते। ओके, तो उससे कहीं पे तो घुसा देते हैं। समझा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब जरूरत नहीं थी, उन्होंने क्लियरली बोला था कि मतलब मान लो, ओके फॉर एग्जांपल, जब आप शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो, क्लियर, प्रीमियम ऑलरेडी मिल चुका है, उन्होंने बोला है कि फॉरफिट करते हो तो उसका कुछ एडजस्टमेंट करना है, नहीं करना है, कुछ नहीं बोला यहाँ पे, क्लियरली उन्होंने बताया। तो क्या करते हैं, फॉरफिट करते हो तो उसे उल्टा उल्टा कर देंगे, कुछ तो भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रीमियम पे शेयर्स आ गए थे, या प्रीमियम वर्ड कहां पे यूज किया है, आपके क्वेश्चन में यूज किया है। तो दिमाग में क्लियरली रखना है, बोनस शेयर्स हो। दूसरा क्या रिडम्पशन। ओके, रिडम्पशन के लिए जो प्रीमियम देना पड़ता है, ये बायबैक है। तीसरा वहां पे क्या कह सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एडजस्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर जो होते हैं डिस्काउंट हो गया, जो ये कैपिटल लॉसेस है वो एडजस्ट करने के लिए यूज करना है, अदरवाइज कहीं पे यूज नहीं करना है। अदरवाइज जो पैसा प्रीमियम का है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पड़ रहने दो, उसे कहीं पे भी यूज नहीं करना है। ये जो मैंने यूज बताया उसे छोड़ के, और उसे छोड़ के कहीं पे यूज करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली मार्क्स कम हो जाएंगे, गलती हो जाएगी। ओके, अल्टीमेटली वही है ना, अटेम्प्ट का सवाल वहां पे आ जाता है। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि उसे कहीं पे यूज नहीं करना है। आज समझ में क्लियर दिमाग में रखना है, क्या नहीं करना है, टच नहीं करना है। क्लियर? क्योंकि ये ऐसे क्यों बोलता हूं मैं, आपको वो याद आएगा जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा तो मेरा वर्ड याद आएगा, क्या, टच नहीं करना है। कब टच करना है, मैंने 4 दिए ना ऑप्शन, हाँ उसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, अदरवाइज टच नहीं करना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अदरवाइज नहीं करना, मतलब फॉर फ्यूचर की एंट्री हो सकती है, री इशू व्हाटएवर, आगे जो चलेगा उस वक्त वहां पे सोच समझ के ही आपको अकाउंटिंग करनी है। इसे बिल्कुल भी यूटिलाइज बाकी जगह पे नहीं करना। समझा क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इस वजह से यहां पे ऊपर का जो एडिशनल अमाउंट रिसीव्ड है, क्लियर, कोई डाउट है? डन? तो चलो ध्यान देना, जो आज पढ़ा ऑब्वियसली कल कंटिन्यू कर लेंगे, इसी बेसिक को आगे बढ़ाएंगे और कल एंट्रीज की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे हम। क्लियर, इसकी एंट्रीज कैसे करनी है, क्लियर, ये हम वहां पे बढ़ेंगे। क्लियर, बट ये आप कहीं पे भी जाओ, प्रीमियम पे इशू हो गया, बार बार आने वाला है ना, सिंपल बात है। ये वर्डिंग आप क्वेश्चन देख लो, कोई भी कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन को उठा के देख लो, उसमें शेयर्स और इसमें से इतने सब्सक्राइब्ड है, वहां पे ये वर्डिंग आने ही वाली है। तो आपको वो तो क्लियर हो गया आज कि एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है, उसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है। बाकी कल आने के बाद में मैं यूज लिख के दूंगा, उसके बाद में हम एंट्रीज कैसे बनती है और क्यों बनती है वो वहां पे डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। बाय, अभी क्लियर, कोई डाउट? पक्का? कुछ बोलो, हाँ पक्का क्लियर है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। और जैसा मैंने कल बताया था कि आपका टाइम जो है, बताया कि पहले हम टाइम जो है वो कल के लेक्चर से बढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब लेक्चर का टाइम जो है वो आज के दिन वहाँ पे कम था, ठीक है, कल से हम उसका टाइमिंग बढ़ा देंगे। टाइमिंग बढ़ाने का पर्पज़ यही है कि जितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाए और आपको आगे पढ़ाई के लिए टाइम प्रॉपर्ली मिल जाए, ठीक है। तो कल आपसे बात की तो आपने बोला कि सर वहाँ पे क्या है कि जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, थोड़ा टाइम बढ़ा दो, ठीक है। तो इमीडिएटली मैंने बात की और उस बात पे वहाँ पे क्या है कि सभी एग्री भी हो गए और करना भी था, ठीक है। बट थिंग इज दैट कि अभी इमीडिएटली कर देंगे, क्लियर। तो कल से वो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, चलेगा। चलो बाय बाय।